गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है और उसमें क्या क्या होना जरूरी है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उन कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं ताकि एक सही प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू हो सके। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस एंड व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ दिस मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। तो चलो शुरू करते हैं नया टॉपिक, दैट इज मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले आपको एक रिमाइंड करवा दूं कि प्रोस्पेक्टस क्या था। प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन था, एक डॉक्यूमेंट था जिसमें हम लोगों को अपनी कंपनी के जब भी हम कोई शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो उसके लिए व्हेन वी मेक अ ऑफर टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब दैट शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा आप लोगों को अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो ताकि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। अब जो भी हम प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं, जो भी हम स्टेटमेंट्स देते हैं, अगर हमने उसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी है, हमने अपने एक्सपर्ट्स की कोई जानकारी दी है, या फिर हमने अपने डायरेक्टर्स की कोई जानकारी दी है, अंडर राइटर्स के बारे में कुछ बताया है, कंपनी के मेजर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया है, कंपनी किस चीज में डील करती है, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी गलत हो जाता है या फिर वो जो आपकी कंपनी करती है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अब इसको हम लीगली यानी लॉ के थ्रू पढ़ते हैं कि मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। So, a prospectus is an invitation to the public to subscribe to the share or debenture of a company. Every person authorizing the issue of prospectus has a prime responsibility to see that the prospectus contains the true state of affairs of the company and does not give any fraudulent picture of to the पब्लिक। तो सबसे पहला जो भी लोग प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं, जितनी भी ऑथराइजिंग अथॉरिटीज हैं, उनको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी वो कंपनी के बारे में बता रहे हैं वो बिल्कुल सच होना चाहिए। वो कंपनी के बारे में कोई भी फ्रॉडलेंट पिक्चर यानी उसकी ऐसी इमेज प्रेजेंट ना करे जो एक्चुअली में कंपनी की नहीं है, क्योंकि थ्रू द प्रोस्पेक्टस द कंपनी इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू बी स्पेंड देयर मनी और टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू द कंपनी। सो पीपल इन्वेस्ट इन द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन पब्लिश इन द prospectus. They have to be safeguarded against all the wrongs or false statement in a prospectus. Prospectus must give a full, accurate and fair picture of material effects without concealing or omitting any relevant fact. सबसे पहले जरूरी क्या है कि एक तो जो भी वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरा, जो उनको लगता है कि किसी भी इन्वेस्टर के डिसीजन के ऊपर वो इफेक्ट डाल सकता है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन उनको छुपानी नहीं चाहिए। कंसीलिंग और ओमिटिंग मतलब कि कुछ भी ना तो छुपाना चाहिए और ना ही भूलना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग द प्रोस्पेक्टस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल फॉर फ्रेमिंग द प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। यानी जो कुछ भी आपने जो भी प्रोस्पेक्टस का कंटेंट दिया है वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए। The true nature of a company venture should be disclosed. The statement which do not qualify to the particulars mentioned in the prospectus or any information which is intentionally or willfully concealed by the director of the company would be considered as misstatement. तो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, कोई भी अथॉरिटी अगर कोई इंफॉर्मेशन विलफुली इंटेंशनली छुपाती है या फिर वो लिखती ही नहीं है, पब्लिश नहीं करती है, या फिर वो लिखना भूल गए हैं, तो ऐसी हर चीज को हम क्या बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। Thus the term venture statement as misstatement is used in a broader sense. तो misstatement को हम venture statement भी बोलते हैं। It includes not only false statement which produce an impression of actual facts, concealment of material fact also comes within the category of misstatement. तो सिर्फ गलत statement देना
या फिर सही इंफॉर्मेशन ना देना जो है वो ही सिर्फ मिस स्टेटमेंट नहीं आता, बल्कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन को छुपाते हो या फिर उसको लिखना भूल जाते हो जिससे कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके डिसीजन पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसी इंफॉर्मेशन को अगर आप छुपाते हो या फिर डिस्क्लोज नहीं करते हो तो उसको भी हम मिस स्टेटमेंट की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। सो अ स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इन प्रोस्पेक्टस शुड बी डीम्ड टू बी अनट्रू if the statement is misleading in the form and context in which it is included, and the omission from a prospectus of any matter is calculated to mislead. If there is any misstatement of a material fact in a prospectus, as if the prospectus is wanting in any material fact, this may arise civil liability, criminal liability. तो अगर कोई भी अगर आपने प्रोस्पेक्टस में से कुछ भी मिसलीड किया है, उसको छुपाया है या फिर आपने कोई अनट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट की है, तो उसके लिए कंपनी के ऊपर दो तरह की लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं। वन इज सिविल लायबिलिटी एंड अनदर वन इज क्रिमिनल लायबिलिटी। नाउ इन अ ब्रीफ हम इसको सारा डिटेल में ही पढ़ने जा रहे हैं, बट सिविल लायबिलिटी क्या है? A person who has induced to subscribe for share on the faith of a misleading prospectus has remedies against the company, director, promoter and the expert. अगर किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू आपने किसी को इंड्यूस किया है, किसी को कंपेल किया है आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए या फिर डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए, आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि उस व्यक्ति को आपके ऊपर विश्वास हो गया, तो और बाद में वो इंफॉर्मेशन जो है वो झूठी निकल आती है, तो उस केस में उस व्यक्ति के पास कंपनी के लिए, कंपनी के अगेंस्ट, डायरेक्टर के अगेंस्ट, प्रमोटर के अगेंस्ट और एक्सपर्ट्स के अगेंस्ट एक्शन लेने का रेमेडी अवेलेबल है। एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर and a promoter of a company and who has authorized the issue of the prospectus, तो वो इन सभी लोगों के खिलाफ क्या ले सकता है? एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट इज compensation. The above person shall be liable to pay compensation to every person and who subscribe for any share or debenture for any loss or damage sustained by him by the reason of any untrue statement included therein. अब उस व्यक्ति को क्या मिल सकता है? उस व्यक्ति को कंपनसेशन मिल सकता है। और कौन पे करेगा? डायरेक्टर, प्रमोटर, कंपनी या फिर उसका एक्सपर्ट जिसने कोई ओपिनियन दिया था, तो वो सभी उस व्यक्ति को कोई भी डैमेज और कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल होंगे। नाउ लायबिलिटीज ऑफ द फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब जो भी हमने ये पढ़ा इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो मैंने आपको बताया कि दो तरह की लायबिलिटीज होती हैं, एक होती है सिविल लायबिलिटी और दूसरी होती है क्रिमिनल लायबिलिटी। अब जो सिविल लायबिलिटी है वो किस किस के खिलाफ होती है? अगेंस्ट द कंपनी। अगर आप कंपनी के खिलाफ केस दायर कर रहे हो तो उसमें आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। वन इज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू क्लेम द डैमेजेस। अगर आप डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सपर्ट्स के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो तो आप उनसे कंपनसेशन और डैमेज जो है वो क्लेम कर सकते हो। एंड डैमेज अंडर जर्नल लॉ यू हैव अ क्रिमिनल लायबिलिटी। नाउ हु कैन बी स्यूड? किसके खिलाफ आप केस दायर कर सकते हो? तो द कंपनी, द डायरेक्टर, एवरी पर्सन हुज नेम अपीयर्ड इन द प्रोस्पेक्टस, every promoter, every person who authorized the issue of the prospectus and expert. तो कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी कंपनी में अगर जिसका नाम उस प्रोस्पेक्टस को इशू करने में हो, जो कोई कंपनी का जो प्रमोटर है वो, या फिर कोई भी एक्सपर्ट जिसने अपनी उस कंपनी के बारे में ओपिनियन दी थी, तो वो सारे व्यक्तियों के खिलाफ आप केस दायर कर सकते हो। अब ये जो चीज है, यानी डायरेक्टर है, प्रमोटर है या फिर जो एक्सपर्ट है, वो अपने आप को क्या कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ऑन्स ऑफ प्रूफ मींस एन एलॉटी मस्ट प्रूव दैट द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट it was in respect of material fact, he acted on the misrepresentation, he has suffered damage in consequences. तो ये व्यक्ति जो है जिसने केस दायर किया उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन थी, उस जो फैक्ट्स बताए गए थे उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन था। वो किसी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो जरूरी है, जो हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करती है, ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन के बारे में वो मिसरिप्रेजेंटेशन थी और उस व्यक्ति ने सिर्फ उस मिसरिप्रेजेंटेशन को पढ़कर ही कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स जो है वो परचेज करने के बारे में सोचा। और बाद में जब उसको ये पता लगा कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, वो जो मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है
उससे उसको नुकसान हो रहा है, तो ये सारी चीज उसको प्रूफ करनी पड़ती है। अब अगर यही व्यक्ति जिनके खिलाफ केस दायर हुआ है, अगर वो व्यक्ति ये सारी चीजें प्रूफ कर दे कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन था वो मटेरियल फैक्ट नहीं था, या मिस रिप्रेजेंटेशन होने से पहले अगर उन्होंने अपनी कंसेंट जो है वो वापस ले ली थी, या फिर वो इंटेंशनली नहीं था, तो फिर ये व्यक्ति अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन prospectus. So where a person has subscribed for security of a company acting on any statement included or inclusion or omission of any matter in the prospectus which is misleading and has sustained any loss or damage or as a consequence thereof the company and every person। अब यहां तक पहले लेकर चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो कि स्टेटमेंट दी गई है, प्रोस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट दी गई है, उसकी उस स्टेटमेंट की वजह से वो कोई मैटर ऐसा था जिसके भूलने की वजह से, या फिर जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी वो इस तरह से मिसलीडिंग थी कि उसने उसके ऊपर बिलीव किया और कंपनी के शेयर्स जो है वो परचेज कर लिए, डिबेंचर्स परचेज कर लिए, और उसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है, देन द कंपनी एंड एवरी पर्सन हु, अब किसके खिलाफ वो केस दायर कर सकता है, who is a director of the company at the time of the issue of the prospectus has authorized himself to be named as is named in the prospectus as a director of the company and has agreed to become such director either immediately or after an interval of the time। या तो वो डायरेक्टर के खिलाफ केस दायर कर सकता है जो कि उस इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के टाइम पर डायरेक्टर था, या फिर जिसने जब वो प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा था अपना नाम दिया था कि आज के बाद मैं इस कंपनी का डायरेक्टर जो हूँ बनने जा रहा हूँ और इस प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी जिम्मेवारी मेरी है। तो एंड इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, अगर वो कंपनी का प्रमोटर है, has authorized the issue of the prospectus, जिसके पास अथॉरिटी थी कि वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकता है, या फिर is an expert referred to in subsection 5 of section 26 shall without prejudice to any punishment to which any person may be liable under section 36 be liable to pay compensation to every person who has sustained such loss or damage। तो ये सभी लोग जो हैं वो उस व्यक्ति को compensation पे करने के लिए liable हो सकते हैं। No person shall be liable under subsection इफ ही प्रूव्स, अब मैंने ऊपर भी बताया था कि ये सभी लोग अपनी इस लाइबिलिटी से किस तरह से बच सकते हैं, इफ ही प्रूव दैट having consented to become a director of the company he withdrew his consent before the issue of the prospectus and that it was issued without his authority or consent। अगर वो प्रूफ कर दे कि जब ये प्रोस्पेक्टस इशू होने वाला था उससे पहले ही उसने डायरेक्टर बनने की कंसेंट से विड्रॉ कर लिया था, उसने अपने आप को बाहर कर लिया था, या फिर ये जो प्रोस्पेक्टस है वो उसकी परमिशन के बिना, उसकी अथॉरिटी के बिना ही इशू हो गया है, तो फिर वो व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। कौन? डायरेक्टर। That the prospectus was issued without his knowledge or consent and that on becoming aware of the issue he has forthgive a reasonable public notice that it was issued with his knowledge or consent। या फिर वो क्या कर सकता है कि प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, बाद में उसको पता लगा कि ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो गलत है, और वो एक पब्लिक न्यूज में या पब्लिक नोटिस निकाल देता है जिसमें वो बता देता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है और ये मेरी ही या फिर ये मेरी नॉलेज के बिना ही इशू हो गई है। तो अगर वो ऐसा पब्लिक नोटिस जो है वो निकाल देता है इन लीडिंग न्यूज़पेपर या फिर किसी और तरीके से वो पब्लिक को इन्फॉर्म कर देता है, तब वो अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। Notwithstanding any contained in this section where it is proved that the prospectus has been issued with intent to defraud the applicant for the security of the company or any other person or for any fraudulent purpose, every person referred to in subsection 1 shall be personally responsible without any limitation of लाइबिलिटी। अब दूसरी चीज क्या है, वहां पर तो डायरेक्टर जो था अगर उसको पता लग जाए कि कोई चीज गलत हो गई है वो अपनी कंसेंट वापस ले लेता है या पब्लिक को इन्फॉर्म कर देता है कि ये मेरी नॉलेज के बिना ही हुआ है, इसके वो अपने आप को बचा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई कंपनी का मेंबर जो है वो जानबूझकर लोगों को फ्रॉड करने की वजह से कोई प्रोस्पेक्टस इशू करता है तो उसको पर्सनली लायबल भी ठहराया जा सकता है, और इस केस में उसकी लायबिलिटी कितनी होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। ऑल
for all or any of the losses or the damage that may have been incurred by any person who subscribe to the security on the basis of such prospectus. जो भी वो prospectus issue हुआ था, जिसका सिर्फ issue करने का मतलब कि सिर्फ जरिया ही ये था कि वो लोगों के साथ डिफ्रॉड कर सके, वो लोगों के साथ फ्रॉड कर सके और लोगों को नुकसान पहुंचा सके, तो उसमें हर वो व्यक्ति जो उस प्रोस्पेक्टस के इशू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके खिलाफ हम केस दायर कर सकते हैं. नाउ रेमेडीज अगेंस्ट द कंपनी. अब सिविल लायबिलिटी के अंदर अगर आप कंपनी के खिलाफ केस दायर करते हो, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं. वन इज रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल इफ ही प्रूव्स द फॉलोइंग: prospectus was issued by or in behalf of the company, statement was untrue. Third, statement must be material misrepresentation. The misrepresentation must have induced the shareholder to rely on the statement in applying for share. अब यहाँ पर तीन चीजें हैं जो आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, रद्द कर सकते हो. रिसेशन मतलब कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हो, रिसाइन कर सकते हो. सबसे पहले कि वो जो प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी के बिहाफ पर इशू हुआ हो. दूसरा, उसमें जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू यानी वो सच नहीं होनी चाहिए. तीसरा, जो हमने बोला कि जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू है, वो क्या होना चाहिए, एक जरूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे कि लोगों के डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हो. लाइक अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि हमारी कंपनी के में गवर्नमेंट ने 60% इन्वेस्टमेंट किया है. अब गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है, हुआ नहीं है, ना ही ऐसा कोई समझौते के ऊपर साइन हुए हैं, बट आपने लोगों को बोल दिया है कि हमारी कंपनी में गवर्नमेंट जो है वो 60% क्या देने जा रही है, कैपिटल इन्वेस्ट करने जा रही है या फिर हमें प्रोटेक्ट करने जा रही है. तो ये क्या है, ये एक मिसरिप्रेजेंटेशन है. और जब आप लोग सोचते हैं कि इसमें तो गवर्नमेंट ही पैसा लगा रही है, हम क्यों ना लगाए, तो ये आपके डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट दिस इंफॉर्मेशन इज मटेरियल वन एंड दिस इज अनट्रू. तो इस तरह की स्टेटमेंट होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे. और इस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हो. नाउ मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट बी द फैक्ट एंड नाउ नॉट ऑफ लॉ दैट ही हैज टेकन एक्शन प्रॉम्प्टेड टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को वेट नहीं करना कि उसको पता लग गया और फिर उसके बाद वो जांच पड़ताल कर रहा है, फिर उसके बाद वो सोच रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूं या ना करूं. नो, एज एंड व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द इंफॉर्मेशन और कि कंपनी ने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो मिसरिप्रेजेंटेशन थी, वो अनट्रू थी, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट उसी समय रद्द करना पड़ेगा. अदरवाइज आफ्टर अ फ्यू टाइम आप ये जो रेमेडी है इसका आप बेनिफिट नहीं उठा सकते. अब क्वेश्चन है कि वो रीजनेबल टाइम क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड केस टू केस. नेक्स्ट इज राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेज. The remedy is available even after the company has gone into liquidation only if the following conditions are satisfied. तो ये जो राइट है उस व्यक्ति के पास अवेलेबल है अगर कंपनी चाहे लिक्विडेट भी हो जाए, लेकिन उसको 3 कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी. फर्स्ट, पर्सन हु इशूड द प्रोस्पेक्टस न्यू द स्टेटमेंट वाज फॉल्स. जिसकी व्यक्ति के खिलाफ आपने केस दायर किया है और जो व्यक्ति केस दायर कर रहा है उसको ये पता था कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है, झूठी है. द पर्सन वॉज एथोराइज टू इशू द प्रोस्पेक्टस. उस व्यक्ति के पास जिसको पता था कि जो स्टेटमेंट है वो झूठी है, उसके पास उस प्रोस्पेक्टस को इशू करने का राइट था, अथॉरिटी थी. दैट द अलॉटी हैज सफर्ड द लॉस ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन. और जिसने वो शेयर्स परचेज किए हैं उसकी उस स्टेटमेंट की वजह से उसको नुकसान हुआ है. तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम अपना एक्शन ले सकते हैं टू रिकवर द डैमेजेस. नाउ सेकेंड वन इज रेमेडीज अगेंस्ट द डायरेक्टर. तो जो हमने 2 रेमेडीज ऊपर डिस्कस करी, दैट इज रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेज. ये दोनों जो थे ये राइट हमारे पास अवेलेबल थे अगेंस्ट द कंपनी. अब है कि हम डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सपर्ट्स के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं. तो फर्स्ट इज कंपनसेशन. द लाइबिलिटी कंसिस्ट इन पेइंग डैमेज बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू द aggrieved party. The compensation payable shall be the difference between the price paid for the share
एंड द वैल्यू ऑफ द डेट दे आर अलॉटेड टू द सब्सक्राइबर। अब कितना कंपनसेशन उसको मिल रहेगा कि जितना प्राइस के अंदर डिफरेंस हुआ, यानी जिस दिन वो शेयर्स अलॉट हुए थे और आज की डेट में उन शेयर्स का जो भी प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस है प्लस वो प्राइस जो है वो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। डैमेजेस फॉर नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 26, द रेमेडी इज टू रिकवर डैमेजेस एंड नोट ऑफ रिसेशन। अब इसके अंदर क्या है कि वो व्यक्ति रिसाइड नहीं कर सकता बट अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो डैमेजेस को जो है वो रिकवर कर सकता है। डैमेजेस अंडर जर्नल लॉ, प्लेंटिफ हैज टू एस्टैब्लिश द फॉलोइंग, देयर वाज ए फ्रॉडलेंट मिसस्टेटमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू मटेरियल फैक्ट। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भी मिसस्टेटमेंट थी वो एक तो मटेरियल थी, वो झूठी थी और वो इंटेंशन के साथ ही प्रमोट की गई थी और उसने आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफेक्ट डाला। अगर आप ये चीजें प्रूफ कर देते हो तो आपके पास क्या चीज अवेलेबल है, आप या तो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सपर्ट्स के खिलाफ अपने कंपनसेशन के लिए उनके खिलाफ केस दायर कर सकते हो। नाउ डिफेंस ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर एंड एक्सपर्ट, और इसका ब्रीफ क्रक्स ये है कि जो डायरेक्टर है, प्रमोटर है, एक्सपर्ट है, वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं अगर उन्होंने जो प्रोस्पेक्टस था जो मिसलीडिंग था, अगर उसके इश्यू होने से पहले अपनी कंसेंट जो है वो वापस ले ली, जो भी पब्लिश हुआ वो उनकी नॉलेज के बिना था और उनके पास ये प्रूफ करने का, यानी वो किसी तरह से ये प्रूफ कर दे कि जो कुछ भी उन्होंने यहाँ प्रोस्पेक्टस में जब वो इशू हो रहा था या जब उन्होंने साइन किए थे या जब उन्होंने अपना कंसेंट दिया था तो उनकी नॉलेज में वो सब कुछ सही था। तो उस वजह से अगर वो ये तीन चीजें प्रूफ कर देते हैं तो वो अपने आप को इन रेमेडीज के खिलाफ क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। तो ऊपर जो हमने अभी पढ़ा वो सारा क्या था, सिविल लायबिलिटी था। अब हम पढ़ते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। वेयर अ प्रोस्पेक्टस इशूड, सर्कुलेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस चैप्टर इंक्लूड एनी स्टेटमेंट विच इज अनट्रू, मिसलीडिंग इन फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट in which it is included, or where any incursion or omission or any matter is likely to mislead every person who authorized the issue of such prospectus shall be liable under section 447। तो वही चीज है कि अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस जो है उसमें कोई स्टेटमेंट दे रखी है जो अनट्रू है, मिसलीडिंग है या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको बतानी जरूरी थी बट आपने बताया नहीं है, आपने उसको मिसलीड करके बताया है, तो उसके अंदर वो आप 447 के अंदर क्या हो जाओगे, आपके खिलाफ केस दायर हो सकता है। तो इस केस में imprisonment for a term which may not be less than 6 months but which may extend to 10 years। तो आपको कम से कम 6 महीने के लिए और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की आपको कैद हो सकती है। दूसरी चीज आपके खिलाफ क्या हो सकता है, अमाउंट नॉट लेस देन अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड बट इट मे एक्सटेंड टू 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड। सपोज करो आपने किसी कंपनी में 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको ये 30,000 रुपए का कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है या फिर मैक्सिमम वो कितना हो सकता है इसका 3 गुना, दैट मीन्स 90,000 यू हैव टू पे। और इसके अलावा अगर आपका स्टेटमेंट इस तरह से मिसलीडिंग है, इस तरह से वी कैन से कि वो इतना अनट्रू था कि लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस चीज का, जिसकी वजह से आपको ये दोनों भी हो सकते हैं, यानी आपको सजा भी हो सकती है और आपको ये फाइन भी जो है वो पे करना पड़ सकता है। Provided that nothing in this section shall apply to a person if he prove that such statement omission was immaterial or that he has a reasonable ground to believe and did up at the time of issue of the prospectus believe that the statement was true or the incursion or omission was necessary। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और एक्सपर्ट्स को या फिर कंपनी को ये रियायत भी दी है कि अगर ये वो प्रूफ कर देते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने बताया या फिर जो भी वो स्टेटमेंट के बारे में किसी व्यक्ति ने केस दायर किया है वो इमैटेरियल था, वो इतना जरूरी नहीं था, या फिर जिस टाइम वो स्टेटमेंट दे रहे थे उस टाइम वो स्टेटमेंट ट्रू थी, या फिर उन्होंने अगर जो भी कुछ छिपाया है वो इतना जरूरी नहीं था जो कि लोगों के डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट करे, अगर वो ये चीज प्रूफ कर देते हैं तो फिर वो अपने आप को इस क्रिमिनल लायबिलिटी के अगेंस्ट अपने आप को बचा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट
मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको क्रक्स देना चाहूंगी कि इसमें हमने क्या पढ़ा। इसमें हमने दो तरह की लायबिलिटीज पढ़ी, वन इज सिविल लायबिलिटी एंड अदर वन इज क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी जो है उसमें हम दो तरह के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, एक कंपनी के खिलाफ और दूसरा हम प्रमोटर, डायरेक्टर और एक्सपर्ट्स के खिलाफ। जो कंपनी के खिलाफ है उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं और कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सपर्ट्स के खिलाफ केस दायर कर रहे हैं तो उसमें हम कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। दूसरी है क्रिमिनल लायबिलिटी। तो अगर आपके ऊपर मिस स्टेटमेंट का इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है तो आपको 6 महीने तक की, यानी प्रमोटर्स, कंपनी या फिर एक्सपर्ट्स को 6 महीने या 10 साल की कैद हो सकती है और 3 गुना उनसे जो अमाउंट है उसका 3 गुना उनसे चार्ज किया जा सकता है, उनको कंपनसेशन जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्टर, कंपनी, प्रमोटर और एक्सपर्ट ये प्रूफ कर देते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो उनके कंसेंट के बिना था, वो जब उन्होंने इशू करा तो उस टाइम वो बिल्कुल सही था, बाद में ये गलत हो गया, या फिर उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जो कि जो बहुत ही ज्यादा मटेरियल थी, इंपॉर्टेंट थी, तो वो अपने आप को इन लायबिलिटी से बचा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉस्पेक्टस। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में से आपको शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकती हैं। तो फर्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। व्हेन अ पब्लिक कंपनी इनवाइट the public to subscribe for its share, it cannot allot those shares until the minimum amount stated in the prospectus has been subscribed. This amount stated in the prospectus is known as minimum subscription. अब अगर कोई भी कंपनी पब्लिक से शेयर्स के लिए या फिर कोई भी अलॉटमेंट निकालती है तो उसमें उनको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ता है कि हमारे इतने शेयर्स जो हैं वो क्या हो जाने चाहिए, सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर मान लो मैंने 10,000 के शेयर्स इशू किए और मैंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि कम से कम 3,000 शेयर्स तो मेरे सब्सक्राइब होने ही चाहिए, तो अगर ये 3,000 शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो वो कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, यानी उनको वो अपना अलॉटमेंट क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। तो ये 3,000 क्या है, मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड। अब इसके अलावा जो एप्लीकेशन मनी है वो क्या होना चाहिए, वो टोटल का 5% एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर अगर उन्होंने कोई अमाउंट मेंशन किया है, लाइक मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे 5 लाख रुपए तो कवर अप होने ही चाहिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ योर शेयर्स, तो ये क्या है, मेरा मिनिमम एप्लीकेशन मनी है जो मुझे रिसीव करना है by selling minimum subscription. If the stated minimum amount has not been subscribed and the sum payable on application is not received within a period of 30 days from the date of issue of prospectus, all amount received shall be returned within the prescribed time and unprescribed manner. अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता और ये मिनिमम अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं होती है तो आपको अपना ये सारा का सारा अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल करना पड़ता है और आपको ये पैसे जो है वो एप्लीकेशन मनी के जो आपने पैसे रिसीव किए हैं ये क्या करने पड़ते हैं, ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर के थ्रू वापस करने पड़ते हैं। द कंपनी शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इसके अलावा वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताएगी कि हमने ये रिटर्न जो है वो वापस कर दी है। In case of any default, the company and its officer who is in default shall be liable to a penalty for each default of 1,000 rupee for each day during which such default continue or 1 lakh rupee whichever is less। तो अगर ये जो मैंने अभी आपको बताया कि उनको एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, तो अगर ये कंपनी काम नहीं करती है तो उस केस में जितने भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको हर रोज एक दिन के लिए 1,000 रुपए पे करने पड़ते हैं या फिर मैक्सिमम जो है वो 1 लाख रुपीज तक हो सकता है। तो जो भी जितने दिन वो फ्रॉड चला या फिर 1 लाख रुपया तो उनको ये पेनल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ अंडरराइटर एंड ब्रोकर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू बी concentrate on this. Underwriter gives an undertaking to take up the share if the issue is under subscribed। अभी मैंने ऊपर बताया कि 3,000 शेयर तो आपके बिकने ही चाहिए थे, तो अगर आपके 2,000 शेयर्स मान लो बिक गए और 1,000 अभी भी पड़े हैं तो उस केस में वो शेयर्स कौन ले लेता है, अंडरराइटर्स ले लेते हैं। तो अंडरराइटर्स कौन होते हैं,
जो आपके शेयर्स लेने की आपको गारंटी देते हैं अगर शेयर जो है वो अंडर सब्सक्राइब होते हैं। लेकिन जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको आपके शेयर्स और डिबेंचर्स सेल करने के लिए आपको हेल्प करते हैं, बट वो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं लेते हैं। अंडरराइटर गेट अंडरराइटिंग कमीशन ऑन द एंटायर इशू विच इज अंडररिटन बाय them. Brokers get brokerage only those shares or debenture for which they produce subscription. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अंडरराइटर्स को वी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द अंडरराइटर्स और इनका नाम हमें प्रोस्पेक्टस में भी देना पड़ता है और जो भी हमने उनके साथ कमीशन फिक्स किया है वो कमीशन इनको पे करना पड़ता है। लेकिन जो ब्रोकर्स होते हैं वो जितने शेयर्स हमारे सेल करते हैं उसके हिसाब से उनको ब्रोकरेज जो है वो कमीशन जो है वो पे किया जाता है। ब्रोकर्स को मिलने वाले कमीशन को हम ब्रोकरेज कहते हैं और अंडरराइटर्स को जो हम कमीशन पे करते हैं उसको हम अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। अंडरराइटर्स आर एंटाइटल्ड टू अंडरराइटिंग कमीशन एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड 2.5% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। तो अंडरराइटर्स को मैक्सिमम कितनी कमीशन मिल सकती है? इशू जो भी उनका इशू प्राइस है उस अलॉट का उसका 5%, और अगर वो डिबेंचर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो 2.5% उनको मैक्सिमम कमीशन जो है वो पे हो सकता है। लेकिन ब्रोकरेज के केस में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी फिक्स किया गया है किसी भी ब्रोकरेज के साथ उनको वो कमीशन जो है वो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग कमीशन इज पेबल ओनली ऑन द शेयर और डिबेंचर विच आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। अंडरराइटिंग को कमीशन तभी मिलती है जो कि वो पब्लिक को ऑफर करते हैं। ब्रोकरेज इज पेबल ऑन दो शेयर और डिबेंचर फॉर विच सब्सक्रिप्शन इज प्रोक्योर्ड इवन दो नॉट ऑफर टू द पब्लिक। अब अगर आप पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे हो फिर भी आपके शेयर्स और डिबेंचर जो है वो सेल हो रहे हैं तब भी ब्रोकर को अपनी ब्रोकरेज मिलेगी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि हम तो जी जब भी इशू करते हैं वो पब्लिक के लिए होता है। नो, प्राइवेट कंपनी डजंट इशू टू द पब्लिक शेयर्स। वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स पब्लिक को इशू नहीं करती, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है। तो ब्रोकरेज जो है वो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ब्रोकर्स जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या फिर आसपास के लोगों को शेयर्स इशू करते हैं तो उस केस में भी उनको क्या मिलेगी? ब्रोकरेज मिलेगी। Underwriters are entitled to get underwriting commission only if the article authorize such payment. तो अंडरराइटर्स के बारे में आपको पहले से ही बताना होगा। अगर आपका आर्टिकल इसकी परमिशन देता है तभी आप अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर सकते हो, अपने शेयर सेल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस तरह की अगर कोई भी चीज आर्टिकल, अगर ब्रोकरेज के केस में अगर आपका आर्टिकल साइलेंट है तब भी आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो। द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ईच अंडरराइटर हैज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अंडरराइटर्स का नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन जो है वो प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज होना चाहिए, लेकिन ब्रोकरेज के बारे में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। So this is the basic difference between underwriters and broker. Next is journal provision regarding prospectus. Again, a very important part, that what is the journal provision regarding prospectus according to section 63 and 65. Untrue statement in context of prospectus include a statement which is misleading in the context in which it is issued to the used in the prospectus. If the omission of any statement from a prospectus can be concluded as misleading, then the prospectus would be considered as prospectus having untrue statement. So, section 63, journal public in context of offer for sale or invitation for subscription of shares include any section of the public including the existing shareholder, debenture holder of the company. However, section of the public will not be taken as public when if it is assured that the share or debenture shall not be available for subscription by anybody other than those person to whom offer is made. अब यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो हमने बोला कि प्रोस्पेक्टस जो है उसमें जो भी स्टेटमेंट जो है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये और जिनके पास ये राइट है कि वो कंपनी के खिलाफ, डायरेक्टर्स के खिलाफ, प्रमोटर्स के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, वो तभी एप्लीकेबल है अगर वो पब्लिक को ऑफर किया गया हो। वो प्रोस्पेक्टस जो है वो पब्लिक को ऑफर किया गया हो। अब पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब अगर आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शन को सिर्फ वो शेयर्स इशू किए हैं थ्रू दैट प्रोस्पेक्टस, तो फिर वो पब्लिक की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होता।
यानी कि आपने सबको नहीं बोला, सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप को बोला है, तो उस केस में आप उसको मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस यानी वो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो नहीं कह सकते। ऑल्सो सेक्शन ऑफ पब्लिक वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज पब्लिक व्हेन द ऑफर कैन बी प्रूव टू बी डोमेस्टिक कंसर्न ऑफ द पर्सन मेकिंग द ऑफर। यानी अगर आपने पूरे पब्लिक को, सारी जनता के बारे में ये ऑफर नहीं करी है, तो आप उसको पब्लिक नहीं बोल सकते। अगर आपने एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पब्लिक को बोला है, या फिर आपने कुछ लोग जो आपके कंसर्न में थे, आपने तब प्रोस्पेक्टस इशू किया है, तो भी आप उसको पब्लिक की कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते। So this is all about section 3 and 63 and 65. Next, a very important again, a statement in lieu of prospectus. It is the statement which is delivered by the company having share capital to the registrar for registration at least 3 days before the first allotment of share or debenture under the following condition. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये एक कंपनी जो है जिसकी शेयर कैपिटल है, जो अपने आप को रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड करवाना चाहती है, तो उसके लिए उसको 3 चीजें जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। वेयर अ कंपनी डज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, अगर एक कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करती है। Where a company has issued a prospectus but has not proceeded to allot any of its share offered to the public for subscription, अगर एक कंपनी जिसने prospectus इशू किया है लेकिन उन्होंने वो ऑफर जो है वो पब्लिक के लिए नहीं की है, यानी उन्होंने जनरल पब्लिक के लिए वो प्रोस्पेक्टस नहीं निकालना है, then statement in lieu of prospectus is to be signed by every person who is named therein as a director or proposal director of a company. Where a company is required to submit a statement in lieu of prospectus does not comply with the requirement, it cannot allot share. तो उन सारी कंपनीज को क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो जो स्टेटमेंट इन ल्यू इन SILOP है, ये वो सारे कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर प्रपोज डायरेक्टर्स जो है वो साइन करेंगे, और ये जो SILOP है, ये कंपनी के जितने भी कंपनी लॉ के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं है तो कंपनी जो है वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। अब यहाँ पर मैं अगर बहुत ही ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक कंपनी अगर वो अपने शेयर्स जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना चाहती है, अपने वी कैन सो कंसर्न पर्संस को ही इशू करना चाहती है, पब्लिक में वो अपने शेयर्स इशू नहीं करना चाहती, तो उनको प्रोस्पेक्टस में नहीं, उनको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, बट वो क्या कर सकती है, वो SILOP जो है वो इशू कर सकती है। क्योंकि जितने भी लोग हैं, अगर मुझे सपोज मैं कंपनी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन कंपनी का कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे कंसर्न में है और मैं चाह रही हूँ कि मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे भी कंपनी के बारे में कुछ जानने की इच्छा होगी। तो जब आप एक शॉर्ट फॉर्म में अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल कर दे देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इसमें भी सभी वैसे ही कंटेंट होते हैं, बट थोड़े से ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ खास लोगों के लिए ही बनाई जाती है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, द नेम ऑफ द कंपनी, the nominal share capital of the company divided into number of ordinary share and par value per share, description of the business to be undertaken and its prospectus, name, address, description, occupation of the proposed or appointed director, chief executive, managing agent and secretary of the company, provisions regarding the appointment and remuneration of the above officer of the company, voting right in the meeting of the company, number and allotment of share and debenture agreed to be issued, name, occupation, address and vendor of the property purchased, proposed to be purchased by the company, amount payable in cash, share of debenture to each vendor of the property। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक बहुत ही ब्रीफ सा इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया है कि कंपनी का नाम क्या है, उसकी नॉमिनल शेयर कैपिटल कितनी है, पर शेयर की वैल्यू कितनी है, कितने शेयर्स जो हैं कंपनी के पास है, किस तरह का वो बिजनेस कंडक्ट करती है, कंपनी का कौन डायरेक्टर है, कौन अपॉइंटेड डायरेक्टर है, कौन चीफ एग्जीक्यूटिव है, मैनेजिंग एजेंट कौन है, उनके नेम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, उनको कितना रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, कितने लोग हैं जिनको वोटिंग कंपनी की मीटिंग्स का वोटिंग राइट है, कितने शेयर्स और डिबेंचर्स वो इशू करने के बारे में सोच रहे हैं, कंपनी में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसके थ्रू परचेज की गई है और परचेज करने वालों के अभी कितने बिल पेंडिंग है।
तो हमने एक तरह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में लोगों को बताई है, ताकि वो अपना अच्छा भला यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज को देख के कंपनी में इन्वेस्ट कर सके. सो दिस इज नोन एज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. नाउ द लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. सो फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टस फाइल्ड बाय पब्लिक लिस्टेड कंपनी. तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है? जो लिस्टेड है कंपनी वही इशू करती है. अब जो प्रोस्पेक्टस इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है वो जो है वो अनलिस्टेड कंपनी जो है वो इशू कर सकती है. ही हैज बीन डिफाइंड इन डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 29. अब ये जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारा कुछ बताना होना जरूरी है. ये जो है वो आपकी इसके बारे में भी बताया होता है, लेकिन फिर भी बहुत डिटेल में नहीं बताया होता. सबमिटेड टू रजिस्ट्रार, कमीशन एंड शेयर होल्डर, सबमिटेड ओनली टू द रजिस्ट्रार. तो ये आपको सिर्फ रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है, ये आपको रजिस्ट्रार और शेयर होल्डर्स को भी सबमिट करना पड़ता है. इज अ डॉक्यूमेंट कंटेन एन एडवर्टीजमेंट फॉर इन्विटेशन टू सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक. ये पब्लिक को ऑफर है, दिस इज नॉट एन ऑफर टू द पब्लिक. सो अप्रूवल कमीशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड विद इन 60 days बिफोर द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस. आपको कमीशन से क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम ये प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, आप इसको चेक कर लीजिए. अगर उनको लगता है कि किसी तरह का कोई डिफॉल्ट है तो और अगर उसने कमीशन ने अप्रूवल नहीं दिया तो आप अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो लॉन्च नहीं कर सकते. लेकिन इट इज नॉट अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन. तो यहाँ पर आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डिनेंस इज फाइल्ड ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. अब जो प्रोस्पेक्टस है वो आप उसके लिए कोई स्पेसिफिक मतलब कि परफॉर्मा नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ में क्या क्या होना चाहिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दे रखा है, यानी उसी फॉर्मेट में वो आप इशू कर सकते हो. नो प्रपोजल शेल बी इशूड अनलेस बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन और कॉपी साइंड बाय द डायरेक्टर और देयर एजेंट हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार. इट इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार कंसर्न एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर. तो अब यहाँ पर जब तक कि आप ये रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं करवा देते एक साइंड कॉपी, तब तक आप अपने प्रोस्पेक्टस को पब्लिक के सामने इशू नहीं कर सकते. लेकिन इसमें स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि सबसे आसान चीज क्या है इसमें कि जब भी आपने अपना फर्स्ट अलॉटमेंट करना है तो सिर्फ 3 दिन पहले ही आप ये और रजिस्ट्रार को दिखा के इसका अप्रूवल जो है वो ले सकते हो. तो अगर एक कंपनी जो है उसने अपनी कंपनी के शेयर्स जो है वो सेल करने हैं पब्लिक को, तो उनको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा. बेसिकली प्रोस्पेक्टस इशू करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसमें आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि लोग हेजिटेट करते हैं प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए. बट एक पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है, अगर उसको कंपनी से पब्लिक से फाइनेंस इकट्ठा करना है तो उनके लिए एक नेसेसरी एक्टिविटी है और इसके लिए डिटेल प्रोविजंस जो है वो कंपनी लॉ में दिए गए हैं. और जब आपने अपने आसपास के लोगों से पैसे इकट्ठे करने हो तो उस केस में आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती. आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करके आप लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हो और उनसे फाइनेंस जो है वो इकट्ठा कर सकते हो. तो जब आपको शॉर्ट पीरियड के अंदर फाइनेंस इकट्ठा करना है बट वो ऑफर जो है वो पब्लिक को नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर प्रोस्पेक्टस. इसके बाद जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. डायरेक्टर कौन होते हैं, कितनी तरह के डायरेक्टर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. उनका रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स होता है, किस तरह से हम एक डायरेक्टर को कंपनी से उसको निकाल भी सकते हैं और उसको अपॉइंट कर सकते हैं. तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आई है, तो आप काइंडली कमेंट करें. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके डाउट्स जो है उनको क्लियर कर सकूं. तो इस चैप्टर में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन बने थे. प्रोस्पेक्टस क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो बना था वो था कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है प्रोस्पेक्टस में और उसके अंदर आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं. सो आई होप आई एम एबल टू clear this chapter easily. So if you have any doubt, you can comment me, and if you like this video, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.